पर्दे के पीछे आफ्टर ऑल हुआ क्या था, क्योंकि ये जो कहानी है ये कोई बताएगा नहीं, बस केवल आप तक इंपैक्ट बताए जाएंगे, आप तक कुछ इस तरह की लीड्स दी जाएंगी जिनसे आप खुद तार जोड़ लें तो बेहतर है। आपके अंदर का सीआईडी और दया निकल कर आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज तो आपको ये सारी बातें केवल कहानी सी लगेंगी। सबसे पहले एक न्यूज पर नजर डालते हैं। आज से 2 दिन पहले की यह खबर है, आज हम 12 तारीख को सेशन कर रहे हैं, 10 तारीख की खबर है, और वो खबर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड थी वो 5.7 थी। आज आप सोमवार में हैं, ये शनिवार के दिन सुबह सुबह इनके यहां पर एक अर्थक्वेक आया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आया था। नंबर दूसरी जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि अर्थक्वेक जब आता है तो उसके कई कारण जिम्मेदार होते हैं। यह जिस क्षेत्र में अर्थक्वेक आया था वहां पर न्यूक्लियर बेस होना पाया गया था, वहां पर न्यूक्लियर एक्टिविटी होना पाया गया था। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जब भूकंप के कारण खोजे जाते हैं तो जहां चट्टानों का टकराना यानी प्लेट्स का टकराना सिस्मोलॉजी के अंदर माना जाता है कि हां भाई प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो भी भूकंप आते हैं, चाहे प्लेट दूर होती हैं तो भूकंप आते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर बम धमाका होता है तो भी रिएक्टर स्केल पर भूकंप ऑब्जर्व किया जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेंगे, ये तो एकदम फर्जी बात है सर, न्यूक्लियर बम धमाका हुआ होता तो उसकी रेडिएशंस, लोगों के मरने की बातें ये सब निकल कर आती। तो मैं आपको यहां पर तार्किक रूप से यह जानकारी दे दूं कि हमने पोखरण में भी जब परमाणु बम चलाकर देखा था, हताहत कोई नहीं हुआ था, कोई भी व्यक्ति किसी रेडिएशन का शिकार नहीं हुआ था, लेकिन हां अर्थक्वेक नोटिस किया गया था। अर्थात न्यूक्लियर का जो मतलब परमाणु बम जो है वो धरती के काफी गहराई में चला था तो रेडिएशंस बाहर तक नहीं आए थे, जर्क महसूस हुआ था। इसलिए जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर बम जब प्रैक्टिस में फटे तो इनका इतना नुकसान हो। चलिए दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक न्यूक्लियर की तरफ ध्यान गया लोगों का, किसी ने माना नहीं, सबने कहा कि रिएक्टर स्केल पर 2 भूकंप आए हैं, आ गए होंगे, भूकंप तो आते जाते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल, वीडियो वायरल होने लगता है जिसमें एक पहाड़ की बेस में बहुत तेज सा मतलब फटता हुआ सा कुछ दिखाई देता है। मैं आपको इसको चला के दिखाऊं तो ये इस तरह का एक नजारा सा दिखाई देता है। लोग इसको रिलेट करने लगते हैं, हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा था तो कुछ हुआ होगा, कुछ मिसाइल विसाइल चल गई होंगी पहाड़ों के बीच में। धीरे धीरे तार कैसे जुड़ते गए आप उनको जोड़ते जाइएगा। तीसरी एक्टिविटी होती है एक जबरदस्त, और वो एक्टिविटी क्या होती है, जिस समय पर पूरी तरह एयरफील्ड बैन है, हवाई जहाज चलने का रास्ता बंद है, उसी समय पर इजिप्ट से होकर के एक जहाज चलता है पाकिस्तान के लिए, और इजिप्ट से होकर यह जहाज रावलपिंडी के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई देता है फ्लाइट रडार के अंदर। अब ये रावलपिंडी को समझिए आप, रावलपिंडी के पास ही पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस है। नूर खान खास बहुत है, खास क्यों है वो भी जान लीजिए। असल में नूर खान के पास ही पाकिस्तान में 2 प्रकार के सेंटर हैं। एक इनका एयरफोर्स के लिए जो कमांड सेंटर है, जहां से हवाई जहाजों को चलने के लिए और ड्रोन्स को उड़ाने के जो आदेश दिए जाते हैं वो नूर खान से ही दिए जाते हैं, नंबर 1। और नंबर दूसरा, परमाणु हमला अगर करना हो तो उसका जो कमांड सेंटर है कि यहां से बम दबाएंगे तो पूरे देश से बम चलेंगे, वो सेंटर भी इसी नूर खान के पास बताया जाता है। ठीक है साहब, यहां पर रावलपिंडी के नजदीक जो ये जगह है, इधर की तरफ एक इजिप्ट से आता हुआ जहाज दिखाई देता है। लोग फिर से दिमाग लगाते हैं कि इजिप्ट से जहाज आ रहा है, आ रहा होगा। अब तार जोड़ते जाइएगा, सब चीजों को आप रिलेट करते चले जाएंगे। फिर ब्रह्मोस अचानक सुर्खियों में आती है, और सुर्खियां क्या बनती हैं, 11 तारीख के दिन सुर्खियां बनती हैं कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। अब ये तार समझ नहीं आ रहे, भूकंप की बात आ रही है, इजिप्ट से कोई विमान चल रहा है उसकी बात आ रही है, फिर एक तस्वीर दिखाई देती है पहाड़ों में फटती हुई, फिर ब्रह्मोस मिसाइल की खबर बन जाती है कि इसने सीज फायर करवा दिया। यह चीज रुकती, हम लोग शायद इस बात को केवल कहते कि कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया और वर्ल्ड मीडिया, जिसमें बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी समाचार पत्र न्यूज क्या लिखते हैं कि पहले तो ये लोग मना कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने जब इनको इंटरवीन किया, क्योंकि न्यूक्लियर हमले का डर बढ़ने लगा था। खबर देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान, हाउ बैक चैनल एंड यूएस मीडिएटर पुल्ड राइवल्स बैक।
हाउ न्यूक्लियर फियर पुल्ड रिलेक्टेंट ट्रंप इनटू इंडिया पाक क्लैश। जहां ट्रंप पहले भारत पाकिस्तान के बीच में किसी तरह पड़ने को तैयार नहीं थे, अचानक वो तैयार क्यों हुए। ये खबर जब बनने लगती है तो लोग तार जोड़ने निकलते हैं कि अचानक ऐसा 10 तारीख की शाम तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि ट्रंप निकल कर आते हैं, कहते हैं कि दोनों देशों को रोकना पड़ेगा, दोनों को अब यहीं रुक जाना चाहिए। और मैं आपको वो बताऊंगा जिसको आप बस रीड करिएगा तो आप चीजों को समझने लगेंगे। आप यहां पर सारी की सारी थ्योरीज पर चर्चा कर रहे हैं। इन थ्योरीज पर कोई भी आकर बयान नहीं देगा, ना पाकिस्तान देगा ना भारत देगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप को इससे दूर रखेंगे। बस आप तार जोड़ते जाइए, कन्विंसिंग लगे तो मान लीजिएगा। युद्ध के काल में, संघर्ष के काल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बहुत सारी चलेंगी। आप इस थ्योरी से कितना अलाइन होते हैं यह आपके ऊपर है। मैं इस समय चल रही इस थ्योरी को आपसे साझा कर रहा हूं। आइए देखते हैं। यह 10 मई का आपके सामने मैग्नीट्यूड स्केल पर आया हुआ, यह आपको दिखाई दे रहा है, भूकंप आया हुआ दिखाई दे रहा है। 10 तारीख के दिन का आपको यहां पर एक भूकंप का सेंटर बनता हुआ पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। हम इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं थे, लेकिन जिस तरह से हमारे कल डीजी अमोज ने बैठक ली और उन्होंने यह बताया कि हमने पाकिस्तान के कैसे एयरफोर्स स्टेशंस को तबाह किया, उसमें उन्होंने सारे के सारे एयरफोर्स बेसेस बताए कि कहां कहां पर हमने हमले किए। दुनिया का ध्यान तो यह था कि कितने सारों पर हमले किए, लेकिन जो डिफेंस विश्लेषक हैं उनके दिमाग इस जगह पर टिके हुए थे और वो जगह थी नूर खान। साथियों, नूर खान रावलपिंडी के नजदीक वो जगह है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह मानी जाती है। भारत के बिल्कुल नजदीक, बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक, पाकिस्तान में रावलपिंडी से लगभग 10 किलोमीटर की दूर चकलाला के पास यह जगह है जहां पर न्यूक्लियर बेस के साथ साथ इन लोगों ने एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स कमांड स्टेशन और न्यूक्लियर बम को चलाने की फैसिलिटी रखी हुई है। इस नूर खान पर भारत का हमला हुआ, यह भारत ने भी स्वीकार किया। हमने इस पर सेशन किया 10 तारीख के दिन ही कि भारत ने उड़ाए पाकिस्तानी एयरबेस। और इन एयरबेस में जब मैं आपको जानकारी दे रहा था तब मैंने आपको यह जानकारी देते हुए बताया था कि किस प्रकार से रफीकी, मुरादी, इन सभी जगह पर भारत ने अपनी तरफ से हमले किए। अंकित इंस्पायर इंडिया पर मैंने यह सेशन किया था और मैंने आपको यह चकलाला और नूर खान ये दोनों बातें आपके साथ साझा की थी। मैंने बताया था कि चकलाला और ये 10 किलोमीटर की रेंज पर है जहां पर जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है और नूर खान एयरबेस है। यहां पर भारत के द्वारा टारगेटेड हमला हुआ। यह मैंने आपको 11 तारीख के दिन बताया, जब 10 तारीख के दिन भारत ने यह हमला किया। 11 को हमने यह रिपोर्ट किया। 10 तारीख के दिन का ही यह न्यूज आपके सामने है। इसी क्षेत्र में आया हुआ एक भूकंप ऑब्जर्व होता है कि यहां पर एक भूकंप ऑब्जर्व किया गया मॉर्निंग टाइम के अंदर ही, जिसको रिएक्टर स्केल पर कहीं 4, कहीं 4.5, कहीं 5.1 आदि से नापा गया। कोई ऑफिशियल मीडिया हाउस इस बात को कवर नहीं कर रहा था। क्या नहीं कवर कर रहा था? एक नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंट नाम से ट्विटर हैंडल है, इससे किसी को लेना देना भी नहीं था कि न्यूज क्या चल रही है। ये भाई साहब एक न्यूज कवर करते हैं 11 तारीख के दिन शाम को 4:45 बजे। और कवर क्या करते हैं कि रेडिएशन रिपोर्ट की जा रही है। कहां रिपोर्ट की जा रही है इस बारे में ये लिखते हैं कि बुद्धा स्माइलिंग अगेन। आपको याद हो तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो उसे बुद्धा स्माइलिंग नाम दिया था। शुरुआत में जब हमारा 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ, जो पहले वाला था उसको हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। हमने परमाणु बम का जब परीक्षण किया, ऑपरेशन शक्ति दूसरी बार रखा, तो जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था उस समय पर स्माइलिंग बुद्धा नाम था। टाइटल रखा गया कि बुद्ध फिर से मुस्कुरा गए हैं और टारगेट दिया गया रावलपिंडी में ऐसा हुआ है। बकायदा तस्वीरें जारी होने लगी कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि कंट्रोल से परे चला गया है। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर यह न्यूज चलने लगती है और चलती हुई न्यूज क्या होती है कि कीरना हिल्स हैं जहां पर पाकिस्तानियों ने पहाड़ियों के नीचे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी और कमांड सेंटर को बनाया हुआ है नियर मुसफ एयरबेस सरगोधा। वहां पर बहुत सारी मिसाइल्स ने जाकर हमला किया है। तस्वीरें बाहर आने लगी। इन हिल्स में जनरली ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी पहाड़ों के नीचे सुरक्षित रखी जाती है ताकि अगर गलती से रेडिएशन भी लीक हो तो पहाड़ फट के बाहर ना जाए। इस तरह से खबर बनती है इट इज वेरी लाइकली दैट पाकीज न्यूक वर टारगेटेड इन दिस स्ट्राइक एंड देयर हैव बीन मल्टीपल हिट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ मुशफ एयरबेस रनवे प्रिवेंटेड पाकी फाइटर फ्रॉम रनिंग इंटरफेरेंस। इस जगह पर जाकर के हमले हुए। अब ये
सब बातें हम सोशल मीडिया के दौर में यह मान करके कि हो सकता है ये फर्जी खबरें हों, अब तो आपको केवल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आपको इस थ्योरी के अंदर आपको विश्वास करना है, ये आपके ऊपर है, नहीं करते आपके ऊपर है। जो तार जुड़ते जा रहे हैं आप उस तरफ जाते जाइए। आप अगर कंक्लूड कर पाए कि हां कुछ ऐसा हुआ हो तो ठीक है, अदरवाइज तो जैसे जा रही है चलने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फ्लाइट रडार का एक डेटा साझा होता है और उस डेटा में यह दिखाया जाता है कि यूएस का एक डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान को दिया हुआ है लंबे समय से। वो एयरक्राफ्ट अचानक उड़ता हुआ दिखाई देता है, वो एयरक्राफ्ट उड़ करके इसी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, इजिप्ट का एक एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ दिखाई दिया था। ऐसे ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी परमाणु जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करता है अमेरिका में, अमेरिका ने इसे पाकिस्तान को सौंपा हुआ था। यह हवाई जहाज हवा में ट्रैक होता है। इसी के साथ साथ एक और हवाई जहाज ट्रैक होता है जो कि पाकिस्तानी आर्मी का प्लेन है और वो आर्मी का प्लेन बड़ा ही वियर्ड रूट लेता हुआ, मतलब कि ये उड़ा फिर वापस आया, कुछ इस तरह का रूट लेता हुआ फ्लाइट रडार पर नोटिस होता है। फिर एक ट्वीट चलने लगता है और ट्वीट क्या चलता है कि इजिप्ट का एयरप्लेन जो है ना वो पाकिस्तान पहुंचा है। इजिप्ट का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं, ना ही ये तुर्की की तरह इनके साथ आने की बात कहा था, दूर दूर तक इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। हां, इजिप्ट भारत से भी बहुत अच्छा है, वो भारत से भी वेपन खरीदना चाहता है और पाकिस्तान के साथ ओआईसी के अंदर भी बातचीत करता है। तो ऐसे में इजिप्ट का पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन इजिप्ट का यहां पर प्लेन उड़ता हुआ देखा जाना एक न्यूज पर दिमाग पहुंचाता है और वो है कि यहां पर कुछ इमरजेंसी शिपमेंट आया है और वो शिपमेंट है बोरोन को लेकर आया हुआ। ये बोरोन क्या है? ये बोरोन एक एलिमेंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर न्यूक्लियर लीक कहीं पर हो जाए तो बोरोन डाल करके रेडिएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बोले यहां से भर करके बोरोन आया है और वो बोरोन जो है ना वो इजिप्ट में नाइल रिवर की तलहटी में पाया जाता है, नाइल रिवर के डेल्टा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में ये बोरोन यहां पर पाकिस्तान में पहुंचाया गया और इस पाकिस्तान में पहुंचा करके इसे जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज हुई उसको कंट्रोल करने में यूज किया गया। यह फ्लाइट रडार का डेटा आता है और उस डेटा में दिखाया जाता है कि इजिप्ट का एक फाइटर जेट रावलपिंडी के नजदीक उड़ता हुआ, फाइटर जेट नहीं इनका, इजिप्ट का एक मालवाहक जहाज जो है वो यहां पर रावलपिंडी के नजदीक देखा गया। तो अब सब तार जुड़ते गए। पहला तार जुड़ा कि अर्थक्वेक आया, दूसरा तार जुड़ा कि वहां से आग लगने की निशानी बनी, तीसरा हमने खुद कहा कि हमने उस जगह को निशाना बनाया, चौथा अमेरिका का एक जहाज अचानक रूट बदल के वहां जा रहा है, पांचवा इजिप्ट जिसका कोई लेना देना नहीं है रावलपिंडी से, वो रावलपिंडी में जा रहा है, रिलेट होता है कि वहां पर बोरोन मिलता है। ये सब बातें चल रही हैं। इन सभी बातों के अंदर बोरोन की जो खबर है ये तेजी से फैलने लगती है कि बोरोन इस क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। हेडलाइन बनने लगती है कि इजिप्ट एयरफोर्स का एक कार्गो है जो पाकिस्तान पहुंचा है, अराइव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम चाइना, चाइना होते हुए वो इस क्षेत्र के अंदर पहुंचा है। इस तरह की खबर पहुंचने लगती है। यह 10 तारीख का दिन है, सुबह यह सब चल रहा होता है। शाम को आते आते शाम 5:30 बजे ट्रंप का यह संदेश आ जाता है और ट्रंप अपने संदेश में कहते हैं कि मैंने दोनों देशों को युद्ध के लिए रुकवा दिया है, दोनों को कांग्रेचुलेशंस। अभी सुबह तक यह सब हो रहा है, शाम को अचानक ट्रंप बीच में आ जाते हैं। ऐसा क्या घटित हुआ जिसको हम और आपने समझा ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा था जो कि सुबह तक की घटनाओं से रिलेट नहीं हो रहा था कि ट्रंप अचानक कैसे आ गए। अब इस बीच में क्या हुआ उसको आप ऐसे समझिए, इस बात में कितना दम है कि यह कुछ न्यूक्लियर हमले जैसी कोई बात थी, उस बात को कैसे समझ सकते हैं। अब वहां आइए, देखो ट्रंप का जो पहला संदेश था ना वो शाम को 10 तारीख के दिन शाम को 5:30 बजे था, जिसमें वो एक ही लाइन बोल रहे हैं कि दोनों देशों ने तुरंत प्रभाव से सीज फायर के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, इसकी मैं बधाई देता हूं। लेकिन एक बड़ा सवाल था कि इससे एक दिन पहले तक ट्रंप से या जेडी वैंस से किसी से भी पूछा गया, तब तक तो ये लोग ये कहते रहे कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। इस आपसी मामले के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि ट्रंप कहते हैं कि मैंने कहा सीज फायर करो और कर लिया, हम 48 घंटे से इन लोगों को शांत कराने में लगे हुए थे। या तो तुम पहले झूठ थे या तुम अब झूठ हो, दोनों में से सही क्या है यह नहीं पता।
तुमसे 48 घंटे पहले भी, 24 घंटे पहले भी बयान लिए गए थे। तुम दोनों तरफ से पहली बार बोले कि यह उनका इंटरनल मामला है, ये दोनों देश लंबे समय से आतंक से जूझ रहे हैं, इनको झगड़ के निर्णय ले लेना चाहिए। तुम अचानक बीच में आते हो, यह समझ नहीं आता। चलो हम लोग सोचते हैं कि दोनों ने कुछ तय किया होगा, पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया, भारत मान गया, भारत ने इंफॉर्म किया, इन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया। यह थोड़ा कम पचा। अगले दिन इनका एक ट्वीट और आता है। अब आप उस ट्वीट को पढ़िएगा तो आपको अब यह बात गहराई से समझ में आएगी कि इस बात में क्या सच्चाई थी। एक बार के लिए जरा इस मैसेज को पढ़िए। ट्रंप का अगले दिन जो ट्वीट था उसकी भाषा लिखी गई है, द करंट एग्रेशन दैट कुड हैव लीड टू द डेथ एंड destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could have died. लाखों की संख्या में सामान का नुकसान और लाखों लोग मारे जा सकते थे। ये जो शब्द का उपयोग है, जिसको ये पहले नहीं किए, ये इस बात को जब यूज किए तो इसका कोई तो संदेश था जो ये अपनी बातों से देना चाह रहे थे कि ये तो मैंने रुकवा दिया। और ऐसे में ये थैंक यू बोलते हुए नहीं चुप हो रहे हैं कि अरे भाई धन्यवाद, तुम दोनों देश मान गए, इसका धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कौन सी बड़ी दुर्घटना? दुर्घटना ये कि हम जिस एस्केलेशन के मोड में जाने वाले थे, हम ऑलरेडी सीमित झड़प से ऊपर निकल चुके थे। हम युद्ध के 7वें पड़ाव तक पहुंचने वाले थे जब एक दूसरे पर परमाणु हमले या जनसंहार की बातें हो रही थी। असल में हुआ यह कि हम लोग 5वें स्टेज तक पहुंच गए थे युद्ध के। 6ठे स्टेज पर जब परमाणु हमलों की धमकी शुरू होती है और 7वें में सर्वनाश होता है, हम इसमें एंट्री करने जा रहे थे। हम इसमें एंट्री करने जा रहे थे से क्या मतलब है, अब उसको आप तारों से जोड़ते चलिएगा। आपको जयशंकर साहब के ट्वीट से इस पूरी कहानी को रिलेट कराता हूं। देखो, 7 तारीख के दिन जो शुरू हुआ, 8 तारीख के दिन शुरू हुआ, ये सारी खबरें हमने आपको दिखाई कि कैसे इन्होंने जयशंकर साहब को रिपोर्ट किया। जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो को बताया कि क्या चल रहा है, जयशंकर साहब ने बताया, सब बातें ये चलती रही। मार्को रूबियो की बातें चलती रही, सब चलता रहा, सब चलता रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत अमेरिका को इन्फॉर्म कर रहा था, लेकिन अमेरिका को इन्फॉर्म करते करते अगर आप न्यूज में एक लाइन देखेंगे तो आप खुद चौंकेंगे, और वो क्या है कि जयशंकर साहब ने 11 तारीख के दिन चर्चा की है फॉरेन मिनिस्टर बद्र से, जो कि इजिप्ट के हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट का मेरे पास कॉल आया है, और उन्होंने टेररिज्म के बारे में तो 100 बातें की थी जो की थी, लेकिन इंडिया और इजिप्ट एक दूसरे के साथ आगे काम करेंगे। चीजें रिलेट करते जाइएगा। इजिप्ट का इस बीच में भारत के साथ कॉल आना और हमारे विदेश मंत्री का यह दिखाना कि इजिप्ट का मेरे पास कॉल आया है, अगेन एक तरफ ध्यान आकर्षित करता है कि इजिप्ट ने कल ही तो इनके पास बोरॉन भेजा है। बोरॉन भेजते ही भारत के पास कॉल आया है। चल क्या रहा है? खुद यहां पर यह बात लिख रहे हैं कि दोनों मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग मारे जा सकते थे। अब और आगे जोड़ते जाइए। आगे जोड़ते हुए यहां पर खबर कुछ इस तरह से बनती है कि भारत ने इन ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस का उपयोग किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर India likely used a BrahMos supersonic cruise missile to attack dozens of Pakistan air bases. भारत ने असल मायने में ब्रह्मोस से पाकिस्तान के इन सभी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान के जिन ठिकानों पर हमला किया वो हमने अपने डीजीएमओ की बैठक में दिखाया कि किस तरह से इन सेंटर्स पर ब्रह्मोस से हमला हुआ। ब्रह्मोस भारत की वो क्रूज मिसाइल जो दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल 2.8 मैक के साथ मानी जाती है, धरती के समानांतर चलने वाली वो क्रूज मिसाइल जिसे पाकिस्तान रोक नहीं पाता। 2022 में भी जब हमने चलाई थी तो मियां चानू में जाकर गिरी थी, पाकिस्तान को पता नहीं चला था। यही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस बार हमने फिर चलाई इनके इन सारे एयर बेसेस को खत्म करने के लिए। अब आपके दिमाग में सवाल बनने लगेगा, हमने क्रूज मिसाइल चलाई, जाकर के उनके ठिकाने पर पहुंची, भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ये ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे अब फिलीपींस भी कहता है कि वो भी खरीदेगा। ये हम इस बात पर इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं, यदि ये सब नहीं होता तो कल यानी 11 तारीख के दिन शाम को आप एक न्यूज और देखते हैं जिसमें देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ब्रह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह हमारी सेना की ताकत और सरहद की सुरक्षा के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है।
भाई साहब ब्रह्मोस की जो तारीफें हुई उसके साथ जोड़ दिया गया कि अब भारत और रूस मिलकर के लखनऊ के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस बनाने का एक नया कारखाना डाल रहे हैं, जिसमें भारत 50.5% हिस्सेदार बनेगा और रूस 49.5% हिस्सा बनेगा। तो ये सारे तार कहां जा रहे हैं? तार जा रहे हैं कि ब्रह्मोस की काबिलियत ने इतना खुश कर दिया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। आपको बाय द वे मालूम हो, हमसे ब्रह्मोस खरीदने में इजिप्ट भी इंटरेस्ट शो कर चुका है, फिलीपींस शो कर चुका है। ये सब वो हैं जिन्होंने डेमो देखा है। ब्रह्मोस का इंपैक्ट हमने नूर खान पर दिखाया। इजिप्ट के विदेश मंत्री का हम तक कॉल आया कि भारत ने उनके परमाणु कमांड सेंटर को ही उड़ा दिया है। भारत के द्वारा नूर खान के एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर को नूर खान में उड़ा दिया गया है। भारत ने यह बात अपने डीजीएमओ की बैठक में केवल इतनी कही कि हमने सटीकता से जिन टारगेट को नष्ट करना था उन्हें नष्ट कर दिया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने परमाणु कमांड सेंटर जो नूर खान बेस पर था उसे जब टारगेट किया, नूर खान एयरबेस पर परमाणु कमांड सेंटर को जब टारगेट किया, यह वो सेंटर था अगर यह उड़ जाता तो इनके परमाणु बम किसी काम के नहीं बचते। ऐसे ही नूर खान में जो इनके एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर था जिसे टारगेट किया, उसके टारगेट के बाद पाकिस्तान को यह लगने लगा कि ये अगर हमारे इन सेंटर को ही उड़ा दिए तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसी बीच में आसिम मुनीर की बात होती है मार्को रूबियो से। यहां पर पाकिस्तानियों को फ्रस्ट्रेशन चढ़ने लगता है कि इन्होंने हमारे उन सेंटर्स पर हमला कर दिया है कि अब हम गीदड़ भभकी भी नहीं दे पाएंगे कि हम इस सेंटर पर हमला कर सकते हैं। खेला जो रचा गया वो कुछ इस तरीके से था। जयशंकर साहब के पास मार्को रूबियो का कॉल आता है। भारत अपनी तरफ से स्टैंड देता है कि देखो, हमने अपनी तरफ से कह दिया है कि हम पर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा।